तो एक बड़ी खबर आई है भारतीय रिजर्व बैंक से। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 तक वो डिजिटल रुपए मतलब ई रुपए को पूरे देश में रिटेल यानी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए ले आएंगे। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ कोई नया पेमेंट ऐप नहीं है, ये भारत के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को मतलब पैसे के लेन देन के तरीके को बदल सकता है। बिल्कुल, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उनके आधार पर समझेंगे कि ये है क्या और इसका मतलब क्या है हम सब के लिए। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ई रुपए आखिर है क्या। ये कोई बिटकॉइन जैसी चीज नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। ये भारतीय रुपए का ही डिजिटल रूप है, जिसे सीधे आरबीआई जारी कर रहा है। मतलब ये पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है, सरकार का समर्थन है इसे। और लीगल टेंडर भी है, जैसे हमारे नोट और सिक्के होते हैं। बिल्कुल, ये कानूनी मुद्रा है, जैसे कैश, बस डिजिटल फॉर्म में। आरबीआई इस पर 2022 से ही पायलट प्रोजेक्ट्स चला रहा है, होलसेल और रिटेल दोनों में। हाँ, और यहीं पर वो सवाल आता है जो बहुत लोग पूछते हैं, भाई जब यूपीआई इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इसकी क्या जरूरत है, ये उससे अलग कैसे है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, ऊपर से शायद लगे कि मकसद वही है, कैश कम करना, पेमेंट आसान बनाना। हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करना शायद। हाँ, वो भी। लेकिन इसका जो मूल ढांचा है ना, वो यूपीआई से अलग है। यूपीआई आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसे इस्तेमाल करता है, बैंक बीच में होता है। अच्छा। जबकि ई रूपी वो खुद ही पैसा है, आरबीआई की सीधी लायबिलिटी। तो इसमें कम से कम सिद्धांत में बैंक जैसे बिचौलियों की जरूरत शायद कम हो जाए। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे को पेमेंट हो सकता है, पीयर टू पीयर जिसे कहते हैं। और वो ऑफलाइन वाली बात कि बिना इंटरनेट के भी चलेगा। हाँ, ये एक बहुत ही अहम पहलू है जिस पर काम चल रहा है, खासकर उन इलाकों के लिए जहाँ इंटरनेट ठीक से नहीं चलता। बिल्कुल, लेकिन ये होगा कैसे? मतलब बिना नेट के सेफ होगा ये? देखिए, ये तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण तो है। शायद कोई सिक्योर डिजिटल टोकन जैसा कुछ हो, या कोई हार्डवेयर वॉलेट हो सकता है जो आपके फोन या डिवाइस पर स्टोर हो, और आप सीमित मात्रा में ऑफलाइन लेन देन कर पाएं। बाद में जब नेट मिलेगा तो वो सिंक हो जाएगा। लेकिन हाँ, सुरक्षा इसमें सबसे जरूरी होगी। तो मतलब ये सिर्फ यूपीआई का कोई नया वर्जन नहीं है, ये तो एक पूरी अलग समानांतर व्यवस्था बनाने जैसा लग रहा है। एक तरह से कह सकते हैं। और इसको लागू करने का प्लान भी तो काफी बड़ा है। बैंक, फिनटेक कंपनियां, जीपे, फोन पे, पेटीएम वगैरह सब मिलके काम करेंगे। जी हाँ, लक्ष्य तो यही है कि 2025 के अंत तक इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। सबके लिए वॉलेट हों, दुकानों पर क्यूआर कोड हों जो इसे स्वीकार करें, और शायद सैलरी सब्सिडी वगैरह भी इसमें आए। हाँ, ये भी संभव है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन को काफी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं इसमें। हाँ, चुनौतियां। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है प्राइवेसी, निजता। अगर हर ट्रांजैक्शन आरबीआई ट्रैक कर सकता है तो निगरानी की चिंताएं स्वाभाविक हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर दुनिया भर में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसे प्रोग्राम भी किया जा सकेगा, मतलब कि पैसा कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, हाँ। और यहीं पर वो बहस आती है, पारदर्शिता और काले धन पर रोक बनाम व्यक्तिगत आजादी और निजता। इसके अलावा लोगों को इसे इस्तेमाल करना सिखाना, खासकर गांव में या बुजुर्ग लोगों के लिए। हाँ, डिजिटल लिटरेसी की बात। सबके पास स्मार्टफोन या जरूरी डिवाइस होगा, डेटा होगा। ये भी सवाल है। और फिर साइबर सुरक्षा का खतरा, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हैकर्स के लिए बड़ा टारगेट हो सकता है। तो ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, सामाजिक और व्यवहारिक पहलू भी बहुत है। अच्छा, दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत का ये कदम कितना अहम है? चीन का डिजिटल युआन है, स्वीडन का ई क्रोना। भारत का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, फिर यूपीआई की वजह से हमारा डिजिटल पेमेंट का बेस बहुत मजबूत है। हमारी विविधता भी इसे खास बनाती है। चीन का मॉडल शायद ज्यादा कंट्रोल वाला माना जाता है। स्वीडन में कैश वैसे ही बहुत कम हो गया है। भारत शायद बीच का कोई रास्ता अपनाए। तो दुनिया देख रही होगी कि भारत इसे कैसे करता है। बिल्कुल, भारत कैसे इसे लागू करता है, क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे उनसे निपटता है, ये बाकी देशों के लिए एक बड़ा सबक होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये डिजिटल रुपया सिर्फ पेमेंट का एक नया तरीका नहीं है। ये पैसों को लेकर हमारी समझ, बैंकिंग का भविष्य और हमारी निजता, इन सब के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, ये भारत के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बुनियादी बदलाव ला सकता है। ये क्रांति की शुरुआत हो सकती है अगर सही तरीके से लागू हो। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर कि अगर भविष्य में पैसा पूरी तरह डिजिटल हो जाए तो सुविधा और निजता के बीच वो सही संतुलन क्या होना चाहिए, कहाँ पर वो लकीर खींची जानी चाहिए।